यूपीपीएससी आरओ मॉक टेस्ट की सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के सभी 60 प्रश्नों की। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शंस है विज्ञ, मूर्ख, अनुज या अल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। और वहीं अगर बात करें मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम होता है विद्वान। अनुज का विलोम होता है अग्रज और अल्प का विलोम होता है अति। अल्प यानी कि थोड़ा और अल्प यानी कि अति यानी कि बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत या प्रकर्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होता है अनावर्तक। वहीं अगर जो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी दिए गए हैं उनका विपरीत शब्द क्या है, तो प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक का विपरीत होता है अप्रवर्तक, और आवृत का होता है अनावृत, और प्रकर्षक का होता है अपकर्षक। तो यहाँ पर हमसे आवर्तक का पूछा गया है, तो आवर्तक का विपरीत है अनावर्तक। अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम है। ऑप्शन है शयन, सुषुप्ति, जागरण या विश्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुषुप्ति। तो जागृति का विलोम है सुषुप्ति। वहीं अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो शयन, शयन शब्द का विलोम जागरण होता है, और विश्राम, विश्राम का जो विलोम है वो सावधान होता है। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन है मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंद। तो तीक्ष्ण का विलोम है मंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है, वो बताना है आपको। ऑप्शन है अंत, समापन, प्रारंभ या समाप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ। तो यहाँ पर अंत, समापन और समाप्त आरंभ के विलोम है, लेकिन प्रारंभ आरंभ का यहाँ पर। अगला प्रश्न, षष्ठी का विलोम शब्द क्या है? तो षष्ठी का विलोम शब्द यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? विषष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। तो षष्ठी का विलोम शब्द होता है प्रलय। वहीं अगर यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि की बात की जाए तो व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द एक युग्म शुद्ध नहीं है। ऑप्शन से आयात, निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन सनातन। तो आपको बताना है एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो कौन सा शुद्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नूतन का सनातन शुद्ध नहीं है, क्योंकि नूतन का होता है पुरातन। नूतन का विलोम पुरातन होता है, सनातन गलत है। और हमसे शुद्ध जो नहीं है वो पूछा गया, इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन है आवर्षण, अनावर्षण, आवृष्टि अनावृष्टि, आसक्त विरत, आश अनाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आसक्त विरत। क्योंकि यहाँ पर आसक्त का विरत नहीं होता है, आसक्त का विलोम विरक्त होता है। शेष सभी जो युग्म विलोम दिए गए हैं वो सभी शब्द युग्म उचित हैं। आवर्षण का अनावर्षण, आवृष्टि का अनावृष्टि, आश का अनाश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है रथी विरथी, उन्मुख विमुख, उपचार सदाचार, कृत्रिम प्राकृतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपचार सदाचार। तो उपचार का विलोम अनुपचार होता है, ना कि सदाचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है मुकुंद, ऋषिकेश, कंसारी या कोविद।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोविद कृष्ण का पर्याय नहीं है। तो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं मुरारी, केशव, बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन आदि। वहीं अगर बात की जाए कोविद की, तो कोविद पंडित का पर्यायवाची है, ना कि कृष्ण का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर। तो नागर का पर्यायवाची क्या है? चतुर। अगला प्रश्न है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है देव, देवेश, अग्रजन्मा या पंचशर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रजन्मा। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है अग्रजन्मा। अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए ब्राह्मण के, तो हैं विप्र, द्विज, भूसुर, महिदेव, भूदेव आदि। वहीं अगर देव के पर्यायवाची की बात करें तो देवता का देवेश शब्द इंद्र का, और पंचशर कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पूछा गया ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हंसुता, अर्कजा, कृष्णा या कूलंकुशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कूलंकुशा। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कूलंकुशा नहीं है। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, सूरतनिया ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। वहीं ये कूलंकुशा यहाँ पर नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है महिला, सफरी, विधु या जानकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महिला। वनिता का पर्यायवाची है महिला। वहीं और अन्य पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो वनिता के पर्यायवाची स्त्री, औरत, नारी, महिला, अबला। शफरी मछली का पर्यायवाची है, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची, और जानकी सीता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रभाकर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमकर। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, दिनेश आदि। अगला प्रश्न है विभव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हैं विप्लव, वित्त, अर्थ, ऐश्वर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विप्लव। विप्लव विभव का पर्यायवाची नहीं है। वित्त, अर्थ और ऐश्वर्य विभव के पर्यायवाची शब्द हैं, और विप्लव विद्रोह का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमसे पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्पृहा, निलय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सही विकल्प है। ये तीनों ही समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो उमा, शिवा, अपर्णा, गिरिजा, गौरी हैं। वहीं रीता एवं रिक्त खाली के पर्यायवाची हैं, और तिक्त जो है इसका अर्थ अलग होता है। तिक्त का अर्थ होता है तीता। वहीं दानव और निशाचर राक्षस के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबक आंख का पर्यायवाची है। तो ये भी परस्पर पर्यायवाची नहीं हुए तीनों। ऑप्शन नंबर डी में मनोरथ, स्पृहा, इच्छा के पर्यायवाची हैं। वही निलय घर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर आपगा तटिनी, जाह्नवी त्रियामा, निम्नगा तरंगिणी, सरिता तरंगिणी। तो विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची
किस वर्ग में नहीं पूछा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी और त्रियामा। जाह्नवी एवं त्रियामा नदी के पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी गंगा का है पर्यायवाची और त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन हैं बादल नीरद, बिजली चंचला, फूल कुसुम, बाढ़ क्षण प्रभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ और क्षण प्रभा, जो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध युग्म नहीं है। बाढ़ का पर्यायवाची क्षर होता है और क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है, तो दोनों ही अलग हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है पठार, आदित्यका, पहाड़, उपत्यका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आदित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए आदित्यका का प्रयोग करते हैं। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका है और ऐसी उच्च भूमि जिसका शिखर समतल हो उसे पठार कहते हैं, और वहीं भूमि का ऐसा भाग जो निकट धरातल से अत्यधिक ऊंचा हो उसे हम पहाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध या दुर्गेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अविवेकी। तो जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अविवेकी। अगला प्रश्न है, अकिंचन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जिसके पास कुछ ना हो, या जिसके पास सब कुछ हो, जो कुछ ना करता हो, या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन हैं अद्यूड़ा, परित्यक्ता, अनूड़ा या खंडिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अद्यूड़ा। तो वह स्त्री जिसके रहते पति दूसरा विवाह कर ले, तब ज्येष्ठ पत्नी के लिए शब्द अद्यूड़ा होगा। वहीं अविवाहित प्रेमिका को अनूड़ा कहते हैं और अविवाहित प्रेमिका को अनूड़ा कहते हैं, और किसी भी तरीके से छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता और विधि सम्मत तरीके से छोड़ी गई स्त्री तलाकशुदा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अद्योड़ा। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आशु कवि। महाकवि किसे कहते हैं? तो महाकवि महान या सर्वश्रेष्ठ कवि, सुकवि अच्छा या उत्तम कवि, और रस सिद्ध कवि रस अभिव्यक्ति में कुशल कवि। अगला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन है द्विज, उद्भिज, स्वयंभू या भूधर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उद्भिज। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए एक सही शब्द है उद्भिज। अगला प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? ऑप्शन है सायंकाल, सूर्यास्त, निशा, गोधूली वेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोधूली वेला। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली वेला कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति इस शब्द के लिए एक उचित अनेक शब्द चुनें। जिस ऑप्शन हैं जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, जो कुछ ना जानता हो, या अतिशीघ्र सोचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अतिशीघ्र सोचना। तो अतिशीघ्र सोचना के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मितभाषी, वाचाल, अल्पभाषी या बहुभाषी। तो इस प्रश्न का सही शब्द है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। और वहीं अन्य ऑप्शंस की बात की जाए तो एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है और कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति और संक्रामक। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संक्रामक। तो स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द संक्रामक होता है। किसी रोगी द्वारा दूसरों में
फैलने वाले रोग को भी संक्रामक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन है अंटारिका, अंटाली, अठालिका या अट्टालिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका। यहाँ पर अट्टालिका कुछ गलत लिखा है, लेकिन उपयुक्त आंसर जैसे कि दिए गए ऑप्शंस में यही सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ऊन का तत्सम रूप है? ऑप्शन है ऊन्य, ऊर्ण, ऊरण या ऊर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ण। तो ऊन तद्भव है और इसका तत्सम ऊर्ण है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है पंख, पारा, पवन या पकवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पवन। तो दिए गए शब्दों में से पवन शब्द पौन का तत्सम है। पौन तद्भव है और पवन तत्सम है। वहीं पंख, पारा और पकवान की अगर हम तद्भव शब्दों की बात करें तो पंख का पक्ष, पारा का पारत और पकवान का पकवान, ये इनके तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है पुष्कर, प्रखर, पोषक या प्रकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी कौन सा तद्भव शब्द है, वो आपको इसमें से बताना है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन है अग्नि, घोटक, घट या मोती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोती। मोती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मौक्तिक होता है। वहीं अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग, घोटक का तद्भव घोड़ा और घट का तद्भव घड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली, पसीना प्रस्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कपास का करपट। तो ये कपास करपट सही सुमेलित नहीं है। कपास तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो करपास होता है। करपट तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो कपड़ा होता है। तो करपट यहाँ पर गलत है। कपास का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कपास का तत्सम करपास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सही युग्म नहीं है? कौन सा युग्म गलत है बताना है। ऑप्शन है संडसी, सडसी, सगा, स्वक, साथ, सार्थ, कद्दू, कुष्मांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सडसी, सडसी। ये युग्म सही नहीं है। तो दिए गए शब्दों में तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है संडसी और सडसी। संडसी का तद्भव होता है संदंशिका। संदंशिका। तो इस वजह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए उचित आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन है शिला, सीढ़ी, साधु या लाक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ी। तो सीढ़ी आपका तद्भव शब्द है। सीढ़ी का जो तत्सम शब्द होता है श्रेणी या श्रेणी होता है। से सभी शब्द तत्सम यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस हैं शिर का शिर, सहीजन का शिभांजन, लौंग का लवण, लहसुन का लहसुन। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से युग्म सही नहीं आपको बताना है। तो इस दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये गलत है। लौंग का तत्सम होता है लवंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन है छार, लाज, लोष्ट या रण। यहाँ आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, लाज यहाँ पर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है लज्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है सुंदरताई, सूर्पणखा, श्रोत, शुश्रूषा। तो यहाँ पर बताना है अशुद्ध शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरताई।
सुंदरता ही शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है सुंदरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सारथी सारथी, धरणी धरणी, दंपति दंपति या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दिए गए सभी शब्द अपने दोहरे रूप में शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात, कालिदास, कुआं या बादाम। तो इन दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी शब्द शुद्ध है। बादाम शब्द शुद्ध है, जबकि बारात का बारात, कालिदास का कालिदास और कुआं का शब्द कुआं है। यहाँ पर मात्रा संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाजवल्यमान या ऑप्शन नंबर डी जाजवल्यमान। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाज्वल्यमान। ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? यहाँ आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दुग्धोज्वल। जैसे उज्ज्वल आप लिखते हैं वैसे ही दुग्धोज्वल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन से उसने 5 किताबें पढ़ी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, मैंने गुरु के दर्शन किए, उसने 7 पोड़ियां खाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका वाक्य अशुद्ध है और यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ऐसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य सभी ए सी और डी सारे विकल्प सही हैं। तो बी में क्या गलती है देखते हैं। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो ये शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। शेष वाक्यों के शुद्ध रूप की बात की जाए तो जैसे ऑप्शन नंबर ए, तो मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, ना कि मैंने तरह तरह के रेशम कपड़े पसंद किए। ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारी का प्रयोग गलत है। और ऑप्शन नंबर सी, इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की है, ना कि निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन है, वह दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, या फिर वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वह दिल्ली अवश्य आएगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, इन दिए गए ऑप्शंस में बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी फिर पड़ गया। बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, या ऑप्शन नंबर डी, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है, कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। वहीं अन्य वाक्यों की बात की जाए तो बाजार का, तो सोमवार को यहाँ पर जो यहाँ पर शुद्ध है वहाँ पे लिखेंगे सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है, ये इस अशुद्ध वाक्य की शुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी, वह वैधव्य जीवन बिता रही है, ये सही है इस प्रश्न का आंसर। और मैं सपरिवार सानंदित नहीं हूँ, मैं सपरिवार सानंद हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य केवल ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन से, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी,
गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये शुद्ध वाक्य है। अब वहीं ऑप्शन नंबर ए में क्या त्रुटि है देखते हैं। विकल्प ए में निर्दयी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, और विकल्प बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, भीड़ जय जयकार कर रही थी। अगला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एक एक और प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है, एक एक करके छात्र कक्षा से बाहर निकल गए, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है गांधी चरखा चलाते थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन है सुंदरता, सौंदर्य, लालित्य या ललित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ललित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अनुवादित, अनुवाद्य, अनुवाद या अनुदित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद। तो अनुवाद विशेष शब्द है जिसके विशेषण होते हैं अनुवादित, अनुदित और अनुवाद्य। तो यहाँ पर ए, बी और डी इस दिए गए अनुवाद के विशेषण हैं और अनुवाद यहाँ पर विशेष्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन है रोमश, स्वादु, हंसोड़ या आकर्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आकर्षण। आकर्षण विशेष्य है ना कि विशेषण, जिसका विशेषण होता है आकृष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है। ऑप्शन है धार्मिक, श्रीमान, खिलाड़ी या जातीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द है, जबकि अन्य शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। धार्मिक, श्रीमान और जातीय सब संज्ञा से बने विशेषण हैं और खिलाड़ी आपका क्रिया से बना विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। और यहाँ पूछा गया है तो वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ऑप्शन से वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, या ऑप्शन बी जो मेहनती होता है, ऑप्शन सी सफल, या ऑप्शन डी वही बच्चा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेहनती होता है। इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको दिए गए वाक्यों में दिए गए ऑप्शंस में बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है। इस वाक्य में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और यानी कि एक्स्ट्रा एक और मांगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द है। ऑप्शन से अचल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द है। ऑप्शन से अचल, अभ्यस्त, उपेक्षित या उत्कृष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अचल। दिए गए शब्दों में से अचल विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है आंचलिक, वहीं शेष सभी विशेषण शब्द हैं, यानी कि अभ्यस्त, उपेक्षित और उत्कृष्ट विशेषण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन से आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अग्नि विशेष शब्द है, इसका विशेषण अग्नि होता है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है। उनकी अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पर आसीन का विशेष है आसन, मधुर का विशेष होगा मधु और कर्मठ का विशेष होगा कर्म। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन से औद्योगिक, उपनिषद, उपन्यास और आदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक। औद्योगिक शब्द विशेषण है और जिसका यहाँ पर औद्योगिक शब्द उद्योग का विशेषण है। अगर मैं बात करूँ औद्योगिक की तो ये उद्योग का विशेषण है। उपनिषद का विशेषण औपनिवेश, औपनिवेश औपनिषदिक, उपन्यास का औपन्यासिक और आदर का विशेषण
आदरणीय। तो औद्योगिक यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द विशेषण हैं? ऑप्शन है गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, प्राच्य, फेनिल, बुद्ध, भारत, भाव, मन और मंगल, मर्म, यश। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी, प्यासा और श्रीमान विशेषण शब्द हैं। वहीं बुद्ध, भारत, भाव और मन, मंगल, मर्म और यश ये विशेष्य हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ए के सभी शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया किस युग्म के सभी शब्द विशेषण हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर होगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।